सुचिता दलाल ने पूरा एक आर्टिकल लिखा है कि क्यों सेबी हर बार फेल होता ही रहता है। हाँ, सुचिता दलाल वही हैं जिन्होंने हर्षद मेहता का पूरा स्कैम खोला था। सेबी के बारे में बता रखा है, मल्टीपल इंस्टेंसेस बता रखे हैं, और एज ए इन्वेस्टर ना सच बता रहा हूं, मुझे पढ़ के बुरा लगा। आपको भी सुन के बुरा लगेगा, बट सच तो शायद कड़वा ही होता है। और सिर्फ सुचिता दलाल ही नहीं है जिन्होंने सेबी पे क्वेश्चन उठाया है। ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने उठाया है। कुछ जाने लोगों में से एक है राजीव गुप्ता, एक सीए हैं। ये टीवी न्यूज जर्नल्स वगैरह में आते रहते हैं अराउंड द फाइनेंस, और इन्होंने भर भर के क्वेश्चन उठाए कि क्या सेबी एक्चुअली फेल कर गया टू कंट्रोल अ कैपिटल मार्केट्स। पर वो सब समझने से पहले ये जानना ज्यादा जरूरी है कि सेबी है क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है, और सेबी से हमें क्यों फर्क पड़ना चाहिए। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये हमारे देश की ग्रोथ में एक बहुत इंटेग्रल रोल प्ले करता है, जिसको शायद बहुत लोग रियलाइज नहीं करते। सिंपल सिचुएशन है, सेबी का एक ही रोल है, एक ही कोर ऑब्जेक्टिव है, टू प्रोटेक्ट एंड सेफगार्ड द रिटेल इन्वेस्टर्स इन द कैपिटल मार्केट्स। प्रोटेक्ट किस चीज से? प्रोटेक्ट फ्रॉड से, पंप एंड डंप स्कीम से, मैनिपुलेशन से। और स्टॉक मार्केट्स ऐसी जगह हो जहां पे रिटेल इन्वेस्टर्स डू नॉट फील चीटेड। क्यों? अगर सेबी नहीं होता और कैपिटल मार्केट्स में हमारे देश में चीटिंग होती, भर भर की चीटिंग होती, ना आप इन्वेस्ट करते, ना मैं करता, ना आप अपने बच्चों को अलाउ करते। मैं तो कभी जिंदगी में अपने बच्चों को अलाउ नहीं करता। क्यों मैं मार्केट्स में पैसा डालूंगा? अब अगर हिंदुस्तानियों की रिटेल इन्वेस्टर्स ने स्टॉक मार्केट्स में पैसा डालना बंद कर दिया, तो क्या कल को कोई और धीरूभाई अंबानी अपना आईपीओ लेके आ पाएगा, गिविंग जॉब्स टू 5 लाख पीपल इन अ कंट्री? कल को कोई अजीम प्रेमजी आ पाएगा विप्रो का आईपीओ लेके? अगर कोई आईपीओ ही नहीं आएगा तो सारी कंपनीज खड़ी ही नहीं होंगी। अगर कंपनीज ही खड़ी नहीं होंगी तो जॉब्स कौन बांटेगा यार? हमारी इकोनॉमी को आगे कौन चलाएगा? इसलिए सेबी का रोल इज वेरी वेरी इंटेग्रल फॉर आवर इकोनॉमीज ग्रोथ, टू मेक श्योर दैट हम इन्वेस्टर्स ना चीटेड फील ना करें। बट एज पर दिस रिपोर्ट, सेबी हैज फेल्ड काउंटलेस टाइम्स। तो शुरू करते हैं अडानी हिंडनबर्ग सागा से। महुआ मोइत्रा एक एमपी है, एक कांग्रेस लीडर है, और इन्होंने अडानी पे भर भर के क्वेश्चन उठाए। और एक बार क्वेश्चन सुनोगे ना तो बहुत ज्यादा लॉजिकल है। सबसे पहले उन्होंने क्वेश्चन उठाया कि जो अडानी का स्टॉक है सिंस 2020 एकदम भाई क्रेजी लेवल पे ऊपर गया है, इसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं है। उस चीज पे सेबी ने कुछ भी फोकस नहीं किया। सेबी ने सीधा अपनी आंख हटा ली। और जब हिंडनबर्ग का पूरा प्रॉब्लम हुआ, इस पे अडानी पे एलिगेशन लगी, इतनी सारी सिचुएशंस हुई, उन सब सिचुएशंस के बीच में जब अडानी पे इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, सेबी ने अडानी को 20,000 करोड़ के एफपीओ के लिए अलाउ कैसे कर दिया। और अभी तो आप सुनते जाओ, आपको ना एक मतलब उल्टी सी फीलिंग होगी। जब मैं पूरा पढ़ा था ना, आई वाज फीलिंग सो बैड एज अ इन्वेस्टर कि थिंग्स नीड टू इंप्रूव सो मच। अब यहां पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन ने उठाया कि ये अडानी का केस गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को बोला कि 6 लोगों की कमिटी बैठाए और अडानी को स्टडी करे, अडानी को प्रोब करे दैट व्हाट आर द इश्यूज। क्या हिंडनबर्ग जो फैक्ट्स है वो एक्चुअली सच है कि नहीं है? आपको पता है क्या? उन 6 लोगों की कमिटी में एक आदमी है जो सीनियर लॉयर है बाय द नेम ऑफ सिरिल श्रॉफ। अब सिरिल श्रॉफ आपको पता है कौन है? वो गौतम अडानी के बेटे करण अडानी के फादर इन लॉ है, उनके वाइफ के हस्बैंड है। दिस इज अ ग्रोस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अगर वो कमिटी में बैठे हुए हैं, हाउ कैन ही अलाउ अडानी टू बी गिल्टी? और चलो हम मान भी ले वो एथिकल है, वो कुछ गलत नहीं करेंगे, बट ये तो बहुत मेजर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। फर्दर उन्होंने ये भी बोला है कि अडानी का स्टॉक ना एकदम पंप एंड डंप स्कीम तरह लगता है। एज यू कैन सी हियर, इनका स्टॉक पहले 2008 टू 2009 81% से नीचे गिरा, फिर एकदम रैली अप कर गया टिल 2011-12, उसके बाद दोबारा 83% से नीचे गिर गया। अब एक इसमें बड़ा मेजर आर्गुमेंट ये आता है कि जब भी अडानी का फॉल हुआ है उस समय कांग्रेस पावर में थी। और लेट्स बी ऑनेस्ट, हम सब जानते हैं, एटलीस्ट सब सुन चुके हैं कि अडानी, बीजेपी, कांग्रेस किससे क्या रिलेशन है। हो सकता है पार्टीज का हो सकता है पार्टीज का कोई इफेक्ट ना हो, बट एज ए इन्वेस्टर आई डोंट थिंक किसी पार्टी का इतना इफेक्ट आना चाहिए स्टॉक प्राइस पे। इसके बाद प्रवीण चक्रवर्ती जो एक और कांग्रेस लीडर है, उन्होंने भी सेबी पे क्वेश्चन उठाया है। उन्होंने बोला सेबी ने अडानी पे इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी जुलाई 2021 पे। 2 साल हो गए, कुछ भी पता नहीं चला, और उसी के बाद हिंडनबर्ग रिपोर्ट आ गई। बट उसके बावजूद सेबी ने ऐसा कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया ही नहीं है। एनएसई कोलोकेशन स्कैम। अभी स्कैम हुआ तो 10 साल पहले था, बट मैं आपको पूरा दोबारा हल्का सा ब्रीफ दूंगा और फिर ये बताऊंगा कि इसमें सेबी का क्या रिएक्शन रहा है और क्यों इसमें तक क्वेश्चन उठ रहे हैं। तो कोलोकेशन स्कैम में ये प्रॉब्लम थी
कि एनएससी के सर्वर्स होते हैं जहां सब ट्रेड्स, इंफॉर्मेशन, सब जो बहुत जरूरी चीज होती है स्टॉक मार्केट में, उन सर्वर्स पे आती है। अब कुछ लोग उस सर्वर के बहुत पास बैठे हुए थे, तो इसका मतलब क्या था कि उन पे लेटेंसी कम थी, उनको एक अनफेयर एडवांटेज मिला था, उनको पहले ही वो इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द ट्रेडर्स, विच इज डेफिनेटली नॉट फेयर। और आप सोच रहे हो कि गोयला कि यार 1-2 सेकंड में क्या फर्क पड़ता है। दोस्त, एल्गो ट्रेडिंग और ट्रेडिंग में 1-2 सेकंड में पूरा फर्क पड़ता है। और यही चीज आपको याद हो, जब क्रिकेट में बैटिंग होती थी तो ये पकड़ा गया था कि कोई ना कोई बुकीज का बंदा ना स्टेडियम में बैठा रहता था। क्यों? क्योंकि जो स्टेडियम में दिखा रहा है और टीवी में टेलीकास्ट हो रहा है उसमें 5-10 सेकंड का डिफरेंस होता था और वो ही बुकीज से प्रॉफिट कमाते थे। सेम चीज, सेम कॉन्सेप्ट एनएससी में हो रहा था। और जिसका सिस्टम एनएससी की सर्वर सबसे पास था वो थे ओपीजी सिक्योरिटीज, एंड ये चला था फ्रॉम 2012 टू 2014। और इस टाइम पे उनके सारे ट्रेडर्स को, एल्गो ट्रेडर्स को एक क्लियर अनफेयर एडवांटेज था ओवर रेस्ट ऑफ द ट्रेडर्स ऑफ दिस कंट्री। और ये पूरा स्कैम चल रहा था ना, इसमें 2-3 एनएससी के एम्प्लॉयज भी इन्वॉल्व थे। और ये पता किस चला? ये सब पता चला एक विसल ब्लोअर के थ्रू। उसने इसके बारे में बोलना शुरू किया। उसके बाद इसको कवर किया मनी लाइफ मैगजीन से, और उनकी एडिटर थी सुचिता दलाल। तो ये पूरा बहुत ज्यादा खुला सबके सामने, बट इसके बावजूद सेबी ने बहुत स्लो एक्शन लिया, या एक्शन लिया ही नहीं। सो मच सो कि लोगों को लगने लगा तो ये एनएससी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। फिर जाके ये क्वेश्चन उठा पार्लियामेंट में, और फिर अचानक से सेबी जाग गया कि नहीं, अब हमें इसमें एक्शन लेना है। अब आपको पता है इसमें हिपोक्रेसी क्या है? हिपोक्रेसी ये है, सेबी को जो इन्वेस्टिगेशन करनी थी एनएससी, उन्होंने वो एनएससी को ही डेलीगेट कर दी। एनएससी अपने ऊपर ही इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। कैन यू इमेजिन द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? फिर आया पिक्चर में सैट, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल। बेसिकली ये सेबी के अंडर ही एक ऑटोनोमस बॉडी है जो सेबी को चेक करती है, करेक्ट करती है और एड करती है, जो मतलब एक सेकंड ऑफिसर है टू सेबी, राइट? अब इन्होंने ये बोला है कि सेबी का अप्रोच फॉर दिस वॉज वेरी वेरी कैजुअल। और ये क्यों बोला ना, मैं आपको उसका भी रीजन बताता हूँ। सेबी के सेकंड मोस्ट सीनियर ऑफिशियल का ये ऑर्डर आया और सेम दिन ही ये ऑर्डर चेंज कर दिया गया। ऑर्डर ये आया कि उनके हिसाब से एनईसी ने किसी भी ब्रोकर को ऐसा एडवांटेज नहीं दिया, और उसी ही दिन वो ऑर्डर चेंज हो गया और बोला कि एनईसी ने ओपीजी सिक्योरिटीज को एडवांटेज दिया था। सैट बोलता है दिस क्लियरली शोज कि सेबी हैज टेकन अ वेरी कैजुअल अप्रोच विद ऑल ऑफ दिस। IL&FS क्राइसिस। हो सकता है आपको ये ध्यान आ रहा हो IL&FS की जब पूरी क्राइसिस हुई थी। बेसिकली ये कंपनी एक बहुत बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी थी। इनको बहुत टाइम से प्रॉब्लम आ रही थी इनके बुक्स में फाइनेंस को मैनेज करने में। सेबी को इसके बारे में पता था, उनको पता था कि इस कंपनी में फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हो रही है, बट उन्होंने शायद कुछ एक्शन लिया नहीं या कुछ बात आगे हुई नहीं, और करते करते 2018 में इसका पूरा स्टॉक कोलैप्स कर गया। और ये कंपनी इतनी बड़ी थी, इसे कोलैप्स करने से NBFCs की बैंड बज गई, रिटेल इन्वेस्टर्स ने भर भर के पैसा खोया। मतलब एज अ मैटर ऑफ फैक्ट DHFL में गोयला खुद पिट गया था because of this IL&FS crisis, and this could be saved अगर सेबी राइट टाइम पे एक्शन लेती तो। और अगर आपको ऐसे ही कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट्स होती हैं आसान भाषा में समझने में अच्छा लगता है, तो माय फ्रेंड गोला तब तक खड़ा ही है, और नीचे जाके सब्सक्राइब भी कर सकते हो और बेल आइकॉन दबा सकते हो सो दैट आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब हम वीडियो लॉन्च करें। सेबी इज नॉट यूजिंग इट्स पावर्स प्रॉपर्ली। अब सेबी पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये उठा है कि सेबी ना अपनी पावर कभी फुल्ली यूज नहीं करता। इन ऑल फेयरनेस सेबी ने और पावर्स की भी डिमांड की है। उस डिमांड में क्या है कि वो कॉल रिकॉर्ड सर्च कर पाए, किसी का वो फोन टैप कर पाए, वो रेड्स कर पाए, सर्चेस कर पाए, और भी पावर्स मांगी है जो हो सकता है उनको चाहिए हो, बट जो उनके पास करंट पावर्स है ना उनका भी ढंग से यूज नहीं हो रहा है। अंडर द सेबी लॉ, सेबी कैन इम्पोज अ पेनल्टी ऑफ 25 करोड़ और 3 times the profit made, whichever is higher. But इसके बावजूद till 2018 the highest penalty that was imposed by SEBI was only 60 lakh. आपको पता है सेबी किसी को क्रिमिनल कोर्ट में खड़ा कर सकता है और उसको 10 साल की सजा हो सकती है, बट एज ऑफ 2018 ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और लोगों की सेबी से और बहुत सारी कंप्लेंट्स है। सबसे पहली कंप्लेंट IPO की वैल्यूएशंस। कंपनीज लाइक नाइका, जोमेटो, पेटीएम रिडिक्युलस वैल्यूएशंस के साथ वो मार्केट्स में उतरे थे। उसके बाद हम रिटेल इन्वेस्टर्स का क्या हालत हुई वो तो हमें पता ही है। सेकंड प्रॉब्लम आती है इनसाइडर ट्रेडिंग। इतने सारे सेबी एक्शन दे चुके हैं, बट तभी भी कितने इंस्टेंसेस हैं इनसाइडर ट्रेडिंग जो हमें सुनने को मिलते ही रहते हैं। एक बार आप YouTube करके देख लेना, इनसाइडर ट्रेडिंग स्कैम भर के लिस्ट आ जाएगी आपके पास YouTube पे। उसके बाद है कि सेबी ना बॉडीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहा ढंग से। अब स्टॉक मार्केट में बॉडीज क्या होती हैं? ब्रोकर हो गया, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हो गया, पोर्टफोलियो मैनेजर्स हो गए, और कितने स्कैम इनके बीच में ही होते रहते हैं। और सबसे बड़ा एग्जांपल कार्वी स्कैम। एक बार अब कार्वी को भी यूट्यूब पर आपको करना है तो स्कैम्स की लिस्ट अनएंडिंग है। और सेबी से एक मेरी खुद की पर्सनल रिक्वेस्ट है
कि जो भी फाइनेंस पे स्पेशली स्टॉक मार्केट जो कंटेंट क्रिएट करते हैं ना, उनके लिए भी कोई रेगुलेशन होनी चाहिए कि कोई गलत इन्फॉर्मेशन देखे रिटेल इन्वेस्टर्स को कंप्लीटली मिसगाइड ना कर पाए। कंक्लूजन दोस्त, कंक्लूजन ये है, ये तो पूरा आर्टिकल था सुचिता दलाल। हो सकता है ऐसे बहुत इंस्टेंसेस हों जहां पे सेबी ने हमें प्रोटेक्ट किया है, सेफगार्ड किया है, एंड सेबी को क्रेडिट मिलना चाहिए वेयर इट्स ड्यू। एंड ऑब्वियसली यार क्रिटिसिज्म तो वहीं उठता है जहां पे वो बंदे लैक करें। कभी भी कोई आपको सेबी के अच्छे पॉइंट्स की पूरा आर्टिकल नहीं निकालेगा। तो मैं ना सेबी को खराब बोल रहा हूँ ना सुचिता दलाल को खराब बोल रहा हूँ। मेरा पॉइंट ये है, जो मुझे बहुत हर्ट करता है ना दिल से, जैसे मैं कितने लोगों को जानता हूँ जो एसोसिएट ब्रोकर्स हैं, ठीक है, इनके पास खुद के डीमैट अकाउंट है, 100, 150, 500 डीमैट अकाउंट है। उन पे भाई साहब ऐसी रेगुलेशन, इतनी टाइट थिंग्स, ये करो वो करो, दिमाग खराब हो जाता है उनका। विच इज आई एम हैप्पी एक्चुअली, बिकॉज रेगुलेशन टाइट है तो अच्छे से काम होगा, बट सिर्फ छोटे लोगों पे रेगुलेशन टाइट है हमारे देश में। बैंक में आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट भरने में लेट हो जाओ या कुछ चेक वेक देने में लेट हो जाओ, पेनल्टी पड़ जाएगी, चाहे कुछ भी बोल दो आप। वहीं पे इस देश में बड़े बड़े ब्रोकर स्कैम कर चले जाते हैं, कोई कुछ नहीं कर पाता। नीरव मोदी, DHFL भर भर के बैंक से पैसे लूट के चले गए, कोई कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ हम छोटे लोगों पे ही सारे रूल्स बनाए जा रहे हैं। और ये जो हिपोक्रेसी है ना, ये मुझे यहाँ हर्ट करता है बहुत ज्यादा। मेरे दिमाग में कोई डाउट नहीं है कि हमारा देश बनेगा नंबर 1 इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, बट ये प्रॉब्लम्स हैं जो हमें सॉर्ट आउट करनी है। व्हाट इज योर मैसेज टू सेबी, नीचे लिख के बताइए। और अगर आप देखना चाहते हो कि DHFL में मैंने पैसे कैसे खोए थे, तो ये रही वो वीडियो।